इधर सुनो, कुछ लिखना मत अभी, पूरा क्वेश्चन मुझे ही सॉल्व करना है। दो वायर्स है हमारे पास, ये पहला वायर है, ये दूसरा वायर है। पहला वायर कैसा है? इनफाइनाइट वायर है। और दूसरा दूसरा वाला वायर कैसा है? फाइनाइट लेंथ का वायर है, इसका लेंथ एल है। दूसरा वायर भी कैसा है? करंट कैरिंग वायर है। पूछा है पहला वायर दूसरे वायर पे कितना फोर्स लगाएगा, ये निकालना है। ठीक है, अब ये करंट कैरिंग वायर है, क्या इसकी पहली वायर की मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा वायर रखा हुआ है? तो करंट कैरिंग वायर जब भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर क्या फोर्स लगता है? बिल्कुल लगेगा। अब फोर्स इस पे जो लगेगा, पहले मुझे ये बताओ कि ये जो वायर 2 है ये यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है या नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है? हाँ ये बताओ, चलो वायर 2 जो है वो यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है या नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है? पक्का? पहला वायर कैसा है? इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट वायर की वजह से फील्ड का फॉर्मूला क्या पढ़ाया आप लोगों को? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। ये आर कौन सा डिस्टेंस हुआ करता था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वायर का ये वाला एंड और ये वाला एंड क्या सेम डिस्टेंस पे है? तो फील्ड कैसी होगी? नॉन यूनिफॉर्म होगी। इतना बात समझ पाए? अब तो वायर 2 इज प्लेस्ड इन कैसा फील्ड? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ वायर 1। अब फील्ड जैसे ही नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो फोर्स निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करने के लिए हमें एलिमेंट चूज करना पड़ेगा। एलिमेंट चूज करने के लिए हम क्या करेंगे? वायर के इस वाले एंड से x डिस्टेंस पे जाएंगे और वायर का छोटा सा टुकड़ा लेंगे जिसका लेंथ हम कितना मान लेंगे? dx। ठीक है, तो क्या मैं स्मॉल फोर्स एक्टिंग ऑन, सबसे पहले ये निकालना है हमें। यहां से आपका आंसर स्टार्ट है, प्लीज कुछ लिखना मत। मैग्नेटिक फील्ड एट दी लोकेशन ऑफ द एलिमेंट। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? इनफाइनाइट वायर की वजह से यही फॉर्मूला है। एलिमेंट कितने दूरी पे है? एलिमेंट ये रहा, वायर से कितना दूर में है? a प्लस एक्स। तो एलिमेंट की लोकेशन पे फील्ड कितना हो जाएगा? म्यू नॉट। किसकी वजह से निकाल रहे हैं? ड्यू टू फर्स्ट वायर। तो फर्स्ट वायर में करंट कितना है? I1। तो I की जगह पे हम कौन सा करंट लेंगे? I1, जिसकी वजह से फील्ड निकाल रहे हैं। तो हम फर्स्ट वायर की वजह से निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे I1 लेंगे। 2 पाई तो एज इट इज है, और एलिमेंट का डिस्टेंस कितना है वायर से? a प्लस एक्स। ये तो हुआ फील्ड जिसमें एलिमेंट रखा हुआ है। अब एलिमेंट छोटा है तो उस पर लगने वाला फोर्स भी कैसा होगा? छोटा होगा। तो क्या हम लिख सकते हैं स्मॉल फोर्स एक्टिंग ऑन द एलिमेंट। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू ILB। ये I कौन सा करंट होता है जो वायर में से फ्लो कर रहा है?
तो जब हम स्मॉल फोर्स एक्टिंग ऑन द एलिमेंट डीएफ लिखेंगे तो इस फोर्स को क्या हमें इसी फॉर्मूले से लिखना पड़ेगा। ये फॉर्मूले में आई कौन सा करंट होता था जो वायर में से कैरी हो रहा है, जिसपे फोर्स लग रहा है। सेकेंड वायर पे फोर्स निकाल रहे हैं, इसमें करंट कितना है, I2। तो हम करंट की जगह पे क्या वैल्यू लिख लेंगे, I2। यहां पे ये L किसका लेंथ होता था, वायर का। हम एलिमेंट में फोर्स निकाल रहे तो एलिमेंट का लेंथ कितना लेंगे, dx। और एलिमेंट, ये फील्ड क्या वो वाली फील्ड होती थी जिस फील्ड में एलिमेंट रखा हुआ है या वायर रखा हुआ है। वायर किस फील्ड में रखा हुआ है, क्या इस dB में। तो यहां पे हम क्या लिख लेंगे, dB। और यहीं से हमारे पास आएगा वैल्यू I2। dx की जगह पे dx ही रखेंगे और dB की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं ऊपर से, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई इंटू a प्लस एक्स। ये है स्मॉल फोर्स df। टोटल फोर्स निकालने के लिए इसी df को क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे। लिमिट्स बताओ कहां से कहां लगाएंगे। कांस्टेंट्स क्या क्या है उसमें, म्यू नॉट I1 I2 और नीचे में 2 पाई, और इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, dx अपॉन a प्लस एक्स। पहला एलिमेंट कब मिलेगा, जब x का वैल्यू कितना हो। एलिमेंट यहां से चूज नहीं किया है, यहां से किया है। आप x मेजर कहां से कर रहे हो, वायर से ही तो। 0 से l होगा। क्यों x से l होगा, आप x डिस्टेंस जाके क्या dx एलिमेंट ले रहे हो। ये पहला एलिमेंट x की किस वैल्यू पे मिलेगा, क्या यहीं पे मिलेगा, और यहां पे x कितना होगा, यहीं से x मेजर कर रहे हो तो यहीं पे x का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। और लास्ट एलिमेंट कब मिलेगा, जब x का वैल्यू कितना हो जाए। तो 0 से l में हम इंटीग्रेट करेंगे। 1 अपॉन x का इंटीग्रल क्या होता है, ln x। तो इसमें ध्यान देना, कांस्टेंट्स बाहर आ जाएंगे, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई, और यहां पे क्या हो जाएगा, ln ऑफ a प्लस एक्स। और चेन रूल से इसमें जब लगाएंगे तो नीचे में एक क्या मिल जाएगा हमें, नीचे में तो कुछ भी नहीं मिलेगा, इंटू 1 ही हो जाएगा। तो ये है, और लिमिट है 0 से l। क्या मिल जाएगा इसमें पुट करेंगे तो, लिमिट्स भी लगा देंगे तो x की जगह पे जब l रखेंगे तो क्या मिलेगा, ln ऑफ a प्लस एल। और जब x को 0 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, a। ln a माइनस b को क्या ln a बाई b लिखते हैं। तो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई, और फाइनल आंसर में ln में क्या हो जाएगा, a प्लस एल अपॉन, ये आपका आंसर है। इतना समझ पाए। चेन रूल इसमें लगाओगे भी, 1 बाय मैंगो का ln मैंगो इंटू डेरिवेटिव ऑफ मैंगो होगा। तो a कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और x का कितना आ जाएगा, 1। फिर से सुनो, कुछ बच्चे लेट भी आए हैं, और जिन्होंने सुन लिया है वो भी जरा वापस सुनो। इवन दो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में नहीं पूछा जाएगा, नीट में नहीं पूछा जाएगा, जेईई मेंस में बिल्कुल पूछा जाएगा। इसी क्वेश्चन का वेरिएशन है, वायर को थोड़ा सा टेढ़ा भी कर देंगे अल्फा एंगल पे, सेम प्रोसेस से वो भी होगा। एनीवेज, क्वेश्चन क्या बोला था ये समझो पहले, प्लीज कुछ लिखना मत। 2 वायर्स है हमारे पास, पहला वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है, करंट कैरी कर रहा है I1। दूसरा वायर a डिस्टेंस पे हॉरिजॉन्टली रखा है, दूसरे वायर में करंट फ्लो हो रहा है I2, दूसरे वायर का लेंथ है L। आपसे क्वेश्चन में ये बोला था कि पहला वायर दूसरे वायर पे कितना फोर्स लगाएगा। लॉजिक ये था कि पहला वायर अपनी सराउंडिंग में फील्ड बनाएगा, उस फील्ड में ये करंट कैरिंग वायर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब वायर के लेफ्ट एंड पे फील्ड कम होगा, फील्ड ज्यादा होगी, और राइट एंड पे फील्ड कम होगी, तो हम बोलेंगे ये वायर कैसी फील्ड में रखा हुआ है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में जब वायर होता है तो फोर्स निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करने के लिए हम एलिमेंट चूज करेंगे। तो वायर, सेकेंड वाली वायर जिसमें फोर्स निकालना है, इसके x डिस्टेंस, इसके एक एंड से हम x डिस्टेंस गए, dx थिकनेस का हमने छोटा सा एलिमेंट चूज किया। सबसे पहले हम ये निकालेंगे, हमें इस एलिमेंट पे फोर्स निकालना है। फोर्स ऑन द वायर का फॉर्मूला क्या लिखा था आपने,
F इज इक्वल टू आई एल बी। तो यही एलिमेंट के लिए लिखेंगे तो इसी F की जगह पे DF लिखेंगे, I हो जाएगा इसमें का करंट, L हो जाएगा यहाँ पे वायर के लिए L लेते हैं, एलिमेंट के लिए एलिमेंट का लेंथ होगा, और B हो जाएगा जिस फील्ड में रखा हुआ है। तो एलिमेंट के लिए जब ये यूज करेंगे तो इसको समझना, एलिमेंट छोटा है तो उस पर फोर्स भी कैसा लगेगा, छोटा लगेगा। ये फोर्स लिखेंगे अगेन किससे, ILB से लिखेंगे। ILB में वो करंट किस वायर का होता है जिसपे फोर्स निकालना होता है। हम सेकेंड वायर पे फोर्स निकाल रहे हैं तो सेकेंड वायर का करंट लेंगे, एलिमेंट के लिए लिख रहे हैं तो एलिमेंट का लेंथ लेंगे, और एलिमेंट जिस फील्ड में रखा हुआ है वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल लिया है। अब ये एलिमेंट यहां पर है, ये एलिमेंट वायर से कितने दूरी पे है, ये एलिमेंट है वायर से कितना डिस्टेंस पे है, a प्लस एक्स। तो वायर के लोकेशन पे जब हम फील्ड निकालेंगे तो फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर है। तो म्यू नॉट करंट कितना है पहली वायर में I1, नीचे में 2 पाई, और एलिमेंट का डिस्टेंस कितना है a प्लस एक्स। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड कहां पे, एट दी लोकेशन ऑफ द एलिमेंट ड्यू टू फर्स्ट वायर। अब फील्ड मिल गया है तो ILB करके हम छोटा सा फोर्स लिख देंगे, ये छोटा सा फोर्स लिख के इसी को हम इंटीग्रेट करेंगे। समझ आया प्रोसेस, लिख लो इसको। तो उस केस में आप उसका कंपोनेंट ले लेना, वायर ऐसे टेढ़ा हुआ तो एलिमेंट तो यहीं से x डिस्टेंस जाके लोगे, उसका वर्टिकल डिस्टेंस क्या हम वायर से परपेंडिकुलर वाला निकाल सकते हैं। तो वो जो x है उसका कंपोनेंट आना शुरू हो जाएगा, x cos थीटा आ जाएगा, a प्लस x cos थीटा हो जाएगा उस केस में। जाओ लेके आओ, मैंने छोड़ा है क्या, मैं लेके आऊं। इसको dB ना लिख के इसको b ही लिखना पूरा पूरा। तो
आप लोग की फ्रेंड किधर है आज? हो गया लिख के? अब अगला क्वेश्चन तो मैं लिखवा दे रहा हूं। नीट वाले बच्चे स्किप कर सकते हैं, जेई वाले बच्चों को मैं सैटरडे को सोल्यूशन बताऊंगा उसका। हाँ, क्यों नहीं होगा? अच्छा, गायब हो जाओगे क्या इस हफ्ते? अब घर वर चला जाओ फिर। संडे आएंगे कि नहीं? थर्सडे तो चलो गायब हो जाओगे। मंडे फिजिक्स ही है, तब तो संडे पक्का गायब रहोगे। आप लोग तो 10 दिन पहले से पढ़ना शुरू कर देते हो, छुट्टी तो ले ही लेते हो एटलीस्ट। मंडे क्या है? अच्छा, स्टेट हॉलीडे होता है। कौन सा डे? मंडे 29? अच्छा, 6 वाला। मंडे से क्या मतलब है? मंडे को तो आप लोग का, मेरा क्लास तो होता नहीं है। नहीं, मंडे नहीं होगा तो संडे आ सकते हैं इसीलिए। अच्छा, ओ माय गॉड। इतना केयर मत करो मेरा, डर लग रहा है मेरे को। अरे मत घूम के इतना बात करो यार। आप उधर आओ ना, उधर। बात मत करो। तौफीक किधर है? अच्छा, उसका टेस्ट है। हो गया लिख के? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पिछले ही क्वेश्चन का वेरिएशन है। ये क्वेश्चन है। अच्छा, पीछे वाले क्वेश्चन में एक एक बात बस ये बता दो मुझे, फील्ड लेफ्ट एंड पे ज्यादा है या राइट एंड पे? वायर के पास रहोगे तो फील्ड ज्यादा होगी, तो लेफ्ट एंड पे फील्ड कैसा है? ज्यादा। और राइट एंड पे फील्ड कैसा है? यहां बताओ। अरे इधर इधर, फील्ड अगर लेफ्ट में ज्यादा है तो फोर्स भी कहां होगा? लेफ्ट में ही ज्यादा होगा। इस पे फोर्स का डायरेक्शन होगा किधर? कहां होगा फोर्स का डायरेक्शन? इस वायर की वजह से फील्ड कहां होगी? अंदर। ये करंट कहां कैरी कर रहा है? राइट में। जरा पाम रूल लगाओ। ऊपर होगा। क्या फोर्स यूनिफॉर्म लगेगा सब जगह? नहीं। लेफ्ट एंड पे फोर्स कैसा होगा? ज्यादा। और राइट एंड पे फोर्स कैसा होगा? ये फोर्स ऐसा लीनियरली डिक्रीज करेगा। समझ आ रहा है क्या बात? इसका यूज है आगे। करंट उल्टा हो जा रहा है क्या राइट में? जबरदस्ती? नहीं, हाँ, इसमें रोटेशन का एबिलिटी होगा। तो ये बना लेना फोर्स का वेरिएशन। आगे कॉइल दूंगा पूरा तो उसमें यूज होगा ये। जाओ। लेफ्ट में ऊपर बनाना, इधर नीचे।
झगड़ा नहीं हो रहा, बहुत दिन बाद मिल रहे लोग। बन गया। ये क्वेश्चन लिख लो, जगह छोड़ दो, नीट वाले बच्चे स्किप कर देंगे चलेगा, जेई वाले बच्चों को मैं सैटरडे बताऊंगा। वही जो वायर हॉरिजॉन्टल था उसको अब थीटा एंगल पे उठा दिया है। दिया था क्या क्वेश्चन कुछ? क्वेश्चन लिख के आगे बढ़ो फटाफट। अरे चुप हो जाओ, अपने ऊपर ध्यान दो। आई एम नॉट दैट इम्पोर्टेंट। अरे ओ माय गॉड। ये क्वेश्चन बनाओ, ये अभी सॉल्व करना है हमको। क्वेश्चन लिख के रुक जाओ तो। ये वाला, ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, कैपिटल आई करंट कैरी कर रहा है, बगल में स्क्वायर लूप रखा हुआ है एबीसीडी, साइड एल है और इसमें करंट है आई और ये करंट है क्लॉकवाइज। आपसे पूछा है अब इस पूरे लूप पे कितना फोर्स लगेगा ड्यू टू दिस वायर। नहीं नहीं, जीरो नहीं, ऐसे कैसे? वो करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड पे जीरो होता है। क्या ये लूप यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है? नहीं। ऊपर वाला क्वेश्चन लिख लिया क्या? डायग्राम बन गया है? ध्यान से सुनो, मैं हिंट दे रहा हूं कैसे करोगे आप सॉल्व। हाँ, ये करंट कैरिंग कॉइल है, स्क्वायर कॉइल है। क्या इस स्क्वायर कॉइल में 4 साइड्स है? बस क्वेश्चन लिख के ही रुक जाना, बहुत सारी बातें मुझे बोलनी, फिर एक साथ सब समझ के लिखिएगा आराम से। लिखने के चक्कर में अंडरस्टैंडिंग बर्बाद मत करो। ये दो वायर सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रही है, ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट या रिपेल? तो एडी पे फोर्स कहां लगेगा? लेफ्ट में। ठीक है, एलिमिनेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों वायर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में कैरी कर रहा है, ये क्या करेंगे, रिपेल करेगा, तो इस पे फोर्स राइट में लगा, इसको हमने कह दिया फोर्स ऑन साइड बीसी। ये एबी पे फोर्स कहां लगेगा? अभी आपने जस्ट ये क्वेश्चन किया था, बाकी 3 साइड को भूल जाओ। ऊपर लगेगा क्या? किस एंड पे फोर्स ज्यादा होगा? ए एंड पे फोर्स ज्यादा होगा, और बी एंड पे फोर्स कैसा होगा?
कम होगा। ठीक है, ऐसा। ठीक है, इस वायर पे नीचे वाला जो सीडी वायर है वो भी इसी के जैसा है। करंट का डायरेक्शन क्या उल्टा है उसमें, करंट का डायरेक्शन उल्टा होने से क्या फोर्स भी उल्टा हो जाएगा। इसकी वजह से फील्ड कहां होगी, अंदर। इसमें पाम रूल लगाए तो उंगलियां अंदर, थंब लेफ्ट में, किधर गया, नीचे। अब लेफ्ट वाला एंड फिर से क्या, ये वायर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में है, जस्ट लाइक द ऊपर वाला वायर, तो इस पे भी नीचे फोर्स ज्यादा लगेगा और राइट वाले एंड पे फोर्स कैसा होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्या इतना बात समझ पा रहे हो। अब इन ऊपर वाले फोर्सेस का रिजल्टेंट अगर F1 है तो ये नीचे वाले फोर्सेस का भी रिजल्टेंट कितना होगा, ये F1 और F1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। नेट मोशन जो होगा वो इन फोर्सेस के डिफरेंस की वजह से होगा। क्या, कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, एडी वाला या बीसी वाला। तो हम लिख सकते हैं कि एफ एडी इज मोर देन एफ बीसी, और जो नेट फोर्स हो जाएगा क्या, वो इन्हीं का डिफरेंस हो जाएगा, बड़ा वाला फोर्स माइनस छोटा वाला फोर्स, तो एफ एडी माइनस एफ बीसी कर देंगे। ये नेट फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट में लगेगा। ये दोनों वायर्स के बीच में फोर्स का क्या फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला यही था, म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन 2 पाई डी। एक वायर में करंट कैपिटल आई है, दूसरे में करंट स्मॉल आई है, तो म्यू नॉट कैपिटल आई स्मॉल आई अपॉन 2 पाई, डिस्टेंस कितना इन दोनों के बीच में, ए, माइनस, अब बताना ध्यान से, इसमें करंट आई है, इसमें स्मॉल आई है, तो फिर से यहां पे कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई इंटू स्मॉल आई अपॉन 2 पाई। इस बार इसका डिस्टेंस कितना है, क्या बात है, तेज हो गए हो। हाँ, इंटू एल भी होगा, ये क्या यूनिट लेंथ का फोर्स था, तो हमें टोटल फोर्स निकालना है इसके पूरे एल लेंथ में, तो यूनिट लेंथ में फोर्स अगर इतना है तो एल लेंथ में इंटू हम क्या कर देंगे, उसी एल को यहां लेके आ जाएंगे, तो यहां पे भी ये एल से मल्टीप्लाई होगा और यहां पे भी ये एल से मल्टीप्लाई होगा। क्या क्या कॉमन है, म्यू नॉट आई स्मॉल आई एल अपॉन 2 पाई कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में क्या मिलेगा, 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन, ये ब्रैकेट और सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा, एल अपॉन ए इंटू, ऐसे सॉल्व करोगे आप लूप्स। समझ आया पिछले क्वेश्चन का यूज क्या है, पिछले क्वेश्चन का बस ये यूज है कि ऊपर और नीचे वाले जो हॉरिजॉन्टल रखे इस पे फोर्स नॉन यूनिफॉर्म होगा और पूरा कॉइल होने की वजह से ये फोर्स ऑलवेज कैंसल आउट भी हो जाएगा। ठीक है, उतार लीजिए इसको। सर्कुलर होगा तो फिर खेल बदल जाएगा, जो जनरल प्रैक्टिस है पूछने का वो स्क्वायर कॉइल्स में ही है, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर में। क्या हो गया फैन, चलो आगे लिखो जल्दी।
क्यों बात कर रहे हो, लिखो ना। सर आज RDN बना। कैसा बना रहे हो फोर्स? इधर में ज्यादा है, बीच में ही छोटा हो जा रहा है, फिर बढ़ जा रहा है क्या? ऐसा बनाया है क्या? फोर्स लेफ्ट में ज्यादा है, राइट में कम है, इक्वल होता तब तो कैंसल आउट होता। और ऊपर नहीं बनाओगे? हाँ बना लेंगे। खाली बात करने में कि पोर्चुगल का ये हो गया और उसका ये हो गया और देखा सिखाई हिंदी पढ़े। अब इतना सब इसलिए नहीं बोल रहा था कुछ। छापा फटाफट। हो गया लिख के? ये अगला हेडिंग है, करंट कैरिंग कॉइल एज अ डाइपोल या मैग्नेट। लगाओ हेडिंग। कोशिश करूंगा मैं, जितना पढ़ा है उतना अच्छे से पढ़ के जाओ ना। बस हेडिंग लगा के रुक जाना, बहुत देर मुझे ही बोलना है, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है? आप लोग भी आपस में बात नहीं करोगे? अच्छा, इसके पहले भी एक चीज मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, क्या था वो? सोलेनॉइड। नॉर्थ साइड किसको बोलते थे? जहां से फील्ड निकलती थी या जहां पे फील्ड एंटर करती थी? जहां से निकलेगी उसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ पोल। और जहां पे एंटर करेगी उसको क्या बोलेंगे? साउथ पोल। ठीक है, यहां सुनो, लिख तो नहीं रहे हो? करंट कैरिंग कॉइल किसके जैसा बिहेव करेगा? डाइपोल। डाइपोल में डाई का मतलब दो, मैग्नेट में भी कितना पोल होता है? दो। तो वो डाइपोल बोले मैग्नेट बोले एक ही बात है, एक घर का नाम है, एक स्कूल का नाम है। तो करंट कैरिंग कॉइल डाइपोल जैसा बिहेव करेगा, मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा, तो उसके भी कितने पोल्स बनेंगे? दो। अब मैग्नेट में क्या होता है कि नॉर्थ वाले पोल से फील्ड लाइन हमेशा बाहर निकलती है, और जितनी फील्ड नॉर्थ से बाहर निकली है उतनी साउथ में आके एंटर भी करेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कैसा लूप बनाना है? क्लोज लूप बनाना है, ठीक है? करंट कैरिंग कॉइल में ये कॉइल ऐसा रखा हुआ है इस प्लेन में, आ रहा है समझ में? नीचे से ऊपर करंट जा रहा है, तो कैसे सिखाया था आपको? उंगलियां नीचे से ऊपर घुमाएंगे तो थंब कहां निकलेगा? लेफ्ट में। तो फील्ड कहां की तरफ निकलेगी? लेफ्ट में। तो क्या हम बोल सकते कि इस वाले फेस से, लेफ्ट साइड वाले से फील्ड निकलेगी और राइट वाले में जाके क्या एंटर कर जाएगी? तो लेफ्ट वाले फेस से अगर फील्ड बाहर निकली है तो लेफ्ट वाले फेस को कौन सा पोल बोल देंगे? नॉर्थ। और जिसमें एंटर की है पीछे वाले में उसको कौन सा पोल बोल देंगे? साउथ। आ रहा है समझ में? फील्ड लाइंस का पैटर्न जैसा एक बार मैग्नेट का है वैसा ही करंट कैरिंग कॉइल का है। मैं बार मैग्नेट को बहुत छोटा कर दूं, मैं कॉइल को भी बहुत छोटा कर दूं, और मैं सिर्फ फील्ड लाइंस का पैटर्न आपको दिखाऊं, तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि कौन सा फील्ड लाइंस का पैटर्न मैग्नेट का है और कौन सा करंट कैरिंग कॉइल का है। तो उस लॉजिक से हम बोलते हैं कि सिंस फील्ड लाइंस का पैटर्न सेम है, बिहेवियर भी सेम है, तो वो करंट कैरिंग कॉइल ही किसके जैसा बिहेव करेगा? डाइपोल या मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा। अब जैसे आप इंसान हो, आपका नाम है, हर मैग्नेट का भी अब नाम तो नहीं होगा, उसका स्ट्रेंथ होगा कि कोई मैग्नेट कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है। आ रहा है बात समझ में? अब कोई मैग्नेट कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है, ये हम पता करेंगे उसके डाइपोल मोमेंट वेक्टर से या डाइपोल मोमेंट से। यही सेम चीज क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी पड़ी थी? कोई डाइपोल कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के किस चीज से पता चलता है? डाइपोल मोमेंट से। डाइपोल मोमेंट बड़ा है मतलब आपका डाइपोल भी स्ट्रांग है, ज्यादा फील्ड बनाएगा। डाइपोल मोमेंट कम है मतलब आपका डाइपोल वीक है, वो कम फील्ड बनाएगा। कॉइल के केस में भी उसका जो डाइपोल मोमेंट है उसको हम m से डिनोट करेंगे, और ये डाइपोल मोमेंट बताएगा कि आपका जो करंट कैरिंग कॉइल है वो कितना स्ट्रांग मैग्नेट है या कितना वीक मैग्नेट है। m का वैल्यू सपोज बहुत ज्यादा है तो कैसा मैग्नेट होगा ये?
स्ट्रॉन्ग, और वो m का वैल्यू छोटा होगा तो कैसा मैग्नेट होगा ये? वीक। इसी m को कौन सा मोमेंट बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट। कैसा क्वांटिटी है उसके ऊपर ऐसा बार लगाया है तो वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब कॉइल्स के लिए डाइपोल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला है n इंटू आई इंटू ए। क्या फॉर्मूला है डाइपोल मोमेंट का? एन आई ए, निया है ना, निया आनी जो मर्जी वो बोलो। तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या यूज करना है? एन आई ए। एन क्या होगा उसमें? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, आई क्या होगा? कितना करंट फ्लो कर रहा है, और ए क्या हो जाएगा? इस कॉइल का एरिया। क्या हम शेप बदलते जाए तो डाइपोल मोमेंट बदलते जाएगा। आ रहा है समझ में? क्योंकि सर्कुलर कॉइल होगा तो एक ही जगह पे क्या यूज करोगे? पाई आर स्क्वायर। रेक्टेंगुलर होगा तो एल इंटू बी, स्क्वायर होगा तो साइड स्क्वायर, इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ तो √3/4 ए स्क्वायर होता है फॉर्मूला। आया समझ में? तो एरिया चेंज करते जाएंगे तो कॉइल का क्या चेंज होते जाएगा? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या बताता है? कोई मैग्नेट कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। आ रहा है बात समझ में? डाइपोल मोमेंट ज्यादा मतलब मैग्नेट कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग। डाइपोल मोमेंट कम मतलब मैग्नेट कैसा होगा? वीक। आ रहा है समझ में? अब ये जो करंट कैरिंग कॉइल है इसी को यूज करके हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाते हैं। जो सोलेनॉइड वगैरह आपने पढ़ा हुआ है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बोलते हैं। अब m अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन निकालने के लिए फिर से कौन सा रूल यूज करेंगे? राइट हैंड थंब रूल। ये सेम रूल आपने करंट कैरिंग कॉइल में भी यूज किया है। हम उंगलियों को किस डायरेक्शन में घुमाते थे? करंट के अलोंग। थंब हमें किसका डायरेक्शन देता था कॉइल्स में? सेंटर पे फील्ड का डायरेक्शन देता था। उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा और उसी डायरेक्शन में थंब के ही साइड नॉर्थ साइड भी होगा। आ रहा है समझ में? सपोज ये मेरा कॉइल है, ये ऐसा रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है। ये कॉइल ऐसे करंट कैरी कर रहा है, आप ऊपर से देख रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज। तो आप उंगलियां कैसे घुमाओगे राइट हैंड का? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। थंब किधर जाएगा? ऊपर। तो अब ऊपर में तीन चीजों की डायरेक्शन होगी। फील्ड सेंटर पे ऊपर होगा, डाइपोल मोमेंट ऊपर होगा, और फील्ड अगर ऊपर निकलेगी तो ये ऊपर वाला फेस कैसा बिहेव करेगा? नॉर्थ पोल जैसा। आ रहा है समझ में? सपोज ये कॉइल ऐसी हो जाए और अब करंट ऐसे क्लॉकवाइज जा रही है, अब कहां होगा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन? अब करंट क्लॉकवाइज है तो आप उंगलियों को भी कैसे घुमाओगे? क्लॉकवाइज। थंब किधर गया? अंदर। तो अंदर की तरफ क्या क्या होगा? फील्ड अंदर की तरफ बनेगी, डाइपोल मोमेंट अंदर की तरफ होगा, और अंदर वाली साइड ही कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ पोल। तो अंदर वाली साइड मतलब पीछे वाली साइड कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ। और जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा होगा? साउथ। इतना बात समझ पाए? ठीक है। तो उंगलियों को किस डायरेक्शन में घुमाना है? करंट के अलोंग। यही थंब आपको तीन चीजों का डायरेक्शन देगा। क्या क्या? फील्ड एट द सेंटर, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, और नॉर्थ साइड। तो थंब ऊपर गया तो कॉइल का ऊपर वाला फेस कैसा पोल बिहेव करेगा? नॉर्थ। थंब अंदर गया तो अंदर साइड वाला फेस, पीछे वाला, वो नॉर्थ। थंब अगर आपकी तरफ आया तो ये आगे वाला फेस जो आपकी तरफ है वो नॉर्थ हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? चलो क्या अर्थ का कितना नॉर्थ? कितना मतलब क्या? एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है? अच्छा, अर्थ मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, क्यों? पोल है, ये सब घुमा फिरा के कहानी मत बताओ। क्या जेन्युइन रीजन बता सकते हो कि अर्थ मैग्नेटिक बिहेवियर क्यों शो करता है? सन से चार्ज पार्टिकल्स आने से तो ऑरोरा दिख रहा है, वो तो अलग चीज है। ग्रेविटेशन से नहीं है उसका लॉजिक। अर्थ का कोर सॉलिड है कि लिक्विड है कि प्लाज्मा स्टेट में कैसा है? प्लाज्मा स्टेट में क्या सब कुछ आयंस या चार्ज के फॉर्म में होता है? अर्थ रुका हुआ है कि घूम रहा है?
तो वो घूमेगा तो क्या वो चार्जेस को भी साथ में लेके घूमेगा। तो कोर में जो चार्जेस हैं जो आयंस के फॉर्म में है वो अर्थ के साथ रोटेट करते तो वो करंट कैरिंग कॉइल जैसा बिहेव करते हैं और उनकी वजह से अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, चलो छापो फटाफट। सर इसका आंसर आप दे दीजिए। बोला कि आठ में नॉर्थ को साउथ पोल क्यों होता है? एक सीट पीछे जाओ तो, या इधर आओ। वैसे ही नहीं पढ़ना चाह रहा है लोग। चार इधर उधर का बात करके और डिस्ट्रैक्ट कर दो। वो एमएलएफ है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब 2 साल से पढ़ रहे हो मेरे पास, अब तो सब कुछ समझ गए। तो गलतियां पकड़ने लगे हो मेरी। वो एमएलएफ है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। उस पे मैग्नेट के चैप्टर 2 में डिटेल में बात करेंगे। अरे लिख लो पहले, गलत सलत लिखोगे सब। क्या? राइट हैंड थंब रूल है वो, RHTR लिख लेना। मैंने जितनी बार बनाया आपको उतनी बार बनाना पड़ेगा। मैं ही हीरो बन के एक बार बता के बोलता हाँ उधर बताया तो चलता क्या आप लोग को? फिर बोलते खुद ही पढ़ा रहे हैं, खुद से ही बात कर रहे हैं, हम लोग को नहीं मालूम। वी आर नॉट पार्ट ऑफ द क्लास। हाँ तो बना रहे हो, मजाक कर रहे हो आप लोग। गौरव क्या है ये? सीधा बना रहे और उसके बाद देखा कि हाथ करंट बढ़ रहा जब तक 5 उंगलियों वाला इंसानी हाथ है तब तक ठीक है। मंकी वंकी का हाथ बनाने लगे तब फिर बात अलग है। वो आरएच का मतलब ऋतिक रोशन का हैंड तो नहीं है। ऋतिक रोशन का नहीं, उसमें 6 उंगली होता है, ये 5 वाला है। वो सीसी सोलेनॉइड मतलब करंट कैरिंग सोलेनॉइड। यहां तक लिखे? क्वेश्चंस करने हैं आपको इसके बाद।
ऑलमोस्ट सबका एग्जाम इस वीक से स्टार्ट हो जाएगा। हो गया श्रेया? पहले ये क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या है मैं बता देता हूं। एक स्ट्रेट वायर है, प्लीज ध्यान से समझो। पहले स्ट्रेट वायर है, इसका लेंथ कितना है? 12 है। इसको एक बार हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल के फॉर्म में घुमाया, एक बार हमने इसको स्क्वायर के फॉर्म में घुमाया। इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड कितना है A और स्क्वायर का साइड कितना है A। दोनों में अगर सेम करंट फ्लो करवाएं तो इसका डाइपोल मोमेंट और इसके डाइपोल मोमेंट का रेशियो कितना होगा, ये पूछा है। आया समझ में क्वेश्चन? निया बाय निया करो। कैसे? क्यों? वायर का लेंथ कितना है? एक लूप घूमोगे तो कितना वायर यूज करोगे? 3 है। बाकी छोड़ दोगे क्या इसे लटकता हुआ? पूरा वायर यूज करना है। कितनी बार घुमा लोगे? तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में n का वैल्यू कितना लोगे? 4। स्क्वायर में? स्क्वायर में एक बार घुमाओगे तो कितना लेंथ यूज करोगे? 4 है। 8 है तो बचा होगा ना अभी। पूरा 12 यूज करना है तो कितनी बार घुमा लोगे पूरा? ध्यान से सुनोगे तो सब समझ में आएगा। आधा पीछे सुख दुख बांटोगे तो नहीं समझ में आएगा कुछ। साग्निक कहाँ गायब थे 2-3 क्लास से भाई? एक क्लास थे किधर? करंट दोनों में सेम लेना है, नंबर ऑफ टर्न्स और एरिया अलग अलग होगा। ट्वेल्व वे लेंथ का वायर है, कितनी बार घुमा पाएंगे हम लोग? 4 बार। इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला ये है m1 का वैल्यू। इसी तरीके से m2 भी निकालो। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना जा पाओगे? 3। करंट आई ही है और स्क्वायर का एरिया, इसका रेशियो लेना है। कितना आएगा आंसर? अरे वो √3 काट नहीं सकते। बस अपना बात मनवाना है आप लोगों को, है ना?
बहुत गलत है। गलत क्या होता है? आ गया आंसर? ऊपर चलूं? अरे इसमें मेरे को तो एक्चुअली भी ऊपर जाना, तो मैं रेडी है। आई एम डन। ये क्वेश्चन बनाओ। करना तो ये वाला भी है, पहले ये वाला करो। 1 क्या इसमें 2 कॉइल्स दिख रहा है? एक अंदर छोटा वाला और एक बाहर बाहर वाला। दोनों का डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम होगा या अलग अलग होगा? बनाओ, सोचते रहो। ये अंदर वाला पहला कॉइल है, ये बाहर बाहर वाला दूसरा कॉइल है। बस मैं ये पूछ रहा हूं, दोनों में मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन सेम होगा या अलग अलग होगा? क्योंकि सेम होगा तो ऐड करोगे, अलग होगा तो सब्ट्रैक्ट करोगे। सेम ही होगा, इनसाइड होगा दोनों में। ठीक है, तो बाहर बाहर वाले लूप को एक लूप मान लो, अंदर अंदर वाले को एक लूप मान लो। NIA दोनों का ऐड कर दो क्योंकि सेम डायरेक्शन है। डायमेंशन दिया हुआ है, एरिया निकालो। हाँ, यहाँ पे N1 होगा, सिंगल टर्न की बात हो रही है। हाँ, कुछ गड़बड़ कर रहे हो? कुछ गड़बड़ हो रहा है। अरे बाप रे, ये ग्रीन ग्रीन वाला इज लूप 2। क्या बात कर रहे हो, माइनस होगा? ये करंट इधर आया, यही इधर जाएगा। अंदर वाले कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स 1 है। अरे कौन गाना गा रहा है? करंट I है, एरिया कितना है अंदर वाले का? कितना एरिया है ब्लू वाले का? A²। और इसका डायरेक्शन कहां है? अंदर। M2 के लिए एरिया जब निकालना है, अच्छा M2 वाला कॉइल ध्यान देना, ये इसको इंक्लूड करके जाएगा। शेडिंग सही करना चाहिए था। दिस इज A2, ये वाला लोगे पूरा, ये बाहर बाहर का एरिया। अब इसको आप 2 पार्ट्स में तोड़ दो। एक ये वाला एरिया निकालो, ये वाला कितना होगा? 2A²।
और ये नीचे वाला एरिया कितना होगा? 6a² होगा। तो इसका ये नीचे वाले का एरिया कितना होगा? 6a²। टोटल कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्न्स 1 i, और ये कितना a² है? 6 + 2 8a²। इसका भी डायरेक्शन कहाँ है? अंदर है। दोनों क्या हो जाएंगे? सर एक क्वेश्चन, जो करंट जब वहां से जा रहा है तो सीधा गया और लेफ्ट साइड, ये एक्चुअली देखो, बात ये है ना कि इसमें एक जो इनहेरेंट एजम्पशन है वो ये है कि ये वायर्स का यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं है, वो ऐसे जा रहा है ऊपर से। ठीक है, वो जंक्शन नहीं है। इसको ऐसे सोचो, अगर ये इंटरसेक्शन नहीं है, ये वायर ऊपर से आ रहा है, तो क्या इसको खोल भी सकते हैं? खोल देंगे तो क्या यही लूप कंप्लीट हो जाएगा? अब वो 3/3 3a 3a का हो गया स्क्वायर, तो टोटल एरिया कितना हो जाता? अरे समझ में, आप इसको खोल के बाहर कर दो, यही लूप ऐसा बन जाएगा क्या? अपने डायग्राम में प्लीज ये ऐड कर लो कि यहां पे एक्चुअली ऊपर से जा रहा है वो वायर, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। अदरवाइज करंट डिस्ट्रीब्यूशन करने लगोगे, वो नई समस्या ला देगा। तो अब हमने इसलिए यहां पे ये बोला कि यहां से जो करंट आई है वो यहां से ऐसा ऊपर ऊपर से होके फिर ऐसा अंदर से घूम के फिर यहां से ऐसे निकल के जाएगी। समझ आया? क्यों ऐड किया ये क्लियर हुआ? कैसे एरिया NIA निकाला ये समझ में आया? ठीक है। हटा दो इसको। ये डायग्राम बनाओ। अरे बनाओ डायग्राम। पहले क्यूब बना लेना, फिर साइड्स को। गौरव क्या कर रहे हो? अरे क्यूब नहीं बना पा रहे हो? ऐसा क्यूब बना रहे हो? बाप रे बाप। क्यूब बनाने का सबसे इजी तरीका है, दो स्क्वायर्स को ऐसा थोड़ा सा डिस्प्लेस करके बना दो। ओह अच्छा, समझ में आ गया। फिर इसको ज्वाइन कर दो। अब इसमें आपसे बोला है कि करंट इधर से बाहर से कैरी हो रहा है ऐसे। ये है इस बार का लूप। बोला इस लूप में अगर करंट आई है तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? चलो काला वाला धागा में ये वायर है, इतने में ही पूछा है कि कितना होगा डाइपोल मोमेंट। जो लूप गिवन है वो एक डायमेंशन में है या दो अलग अलग डायमेंशन में है? क्वेश्चन बन गया। लिखना मत कुछ, अलग मेथड से सॉल्व करना होता है। मेथड समझो पहले। इधर ध्यान दो, यहां पे करंट कितनी होगी? आई। यही करंट यहां पे जाएगी, यही करंट इधर आएगी, और यही करंट ऊपर चढ़ेगी, यही करंट लेफ्ट में जाएगी। इस वाले ब्रांच में क्या कोई करंट है? इधर नहीं।
अगर मैं मान लूं कि यहां से एक करंट आई इधर आया और मैं मान लूं कि एक करंट आई इधर गया भी, नेट करंट अभी भी कितना है? 0। बट ये दो वायर लगाने से क्या हो गया, क्या ऊपर वाला लूप एक अलग कंप्लीट हो गया और साइड वाला लूप क्या अलग कंप्लीट हो गया। अब क्या ऊपर वाले लूप का अलग एनआईए निकाल सकते हैं, साइड वाले का क्या अलग एनआईए निकाल सकते हैं? इसका एनआईए इसका एनआईए दोनों का कैसा होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। ऑपोजिट क्यों होगा भाई? ये क्यूब का ऊपर वाला फेस ऐसा क्लॉकवाइज करंट लेके जा रहा है, इसका एम वेक्टर कहां जाएगा? नीचे। क्या इसको M1 बोल सकते हैं? ये आई को मिटा दे रहा हूं अभी यहां से। नीचे क्यों आ रहा है ये देखो, करंट ऊपर वाले लूप में कैसा है? क्लॉकवाइज। तो आप उंगलियां भी कैसे घुमाओगे क्लॉकवाइज? थंब किधर गया? नीचे। इसकी वजह से बताओ, ये ऐसा है, ये वाला फेस है, ऐसा करंट लेके जा रहा है, करंट के अलोंग घुमाओगे क्या इधर जाएगा थंब? अरे ये है, ऐसा है, क्यूब मान लेना इसको। ये वाले साइड में पूछा है, इधर से ऐसे करंट जा रहा है, तो आप उंगलियां कैसे घुमाते? इसको ऐसे इमेजिन करो, ऐसे करंट जा रहा है तो ऐसे घुमाते, थंब किधर जाता? आ रहा है समझ में? चैप्टर पूरा 3D में है आपका, 3D विजुअलाइजेशन गड़बड़ है तो फिर गया, डूबा। अच्छा, ये M1 का वैल्यू कितना लिख सकते हैं? ध्यान दो, एक साथ लिख लेना सब। करंट कितना है? आई। नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? 1। और साइड अगर A है तो ऊपर वाले फेस का एरिया A²। M2 का भी वैल्यू कितना होगा? सेम ही होगा। ये दोनों क्या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर्स हैं। रिजल्टेंट दो 90 डिग्री वाले वेक्टर्स के बीच में कितना होता है? √2m। तो यहां पे ये है m, इसको m कह दो, इसको भी M2 = m कह दो। उतार लो इसको। इसी का एक वेरिएशन और है, नहीं क्या होता है, करना पड़ेगा अभी। जाओगे AITS देने ना तो वहां पे पूछते हैं। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जब देने जाओगे ना, यही सब पूछेंगे। हो गया ये लिख के? चलो लिखिए अगला क्वेश्चन। इफ करंट आई, कैपिटल आई जी, इफ करंट कैपिटल आई
flows along the periphery of a cube if current capital I flows along the periphery of a cube, find its dipole moment. Find its dipole moment. If current flows along the periphery of a cube, find its dipole moment. ब्रैकेट में लिख लो, side of the cube is A. Side of the cube is A. ये डायग्राम बनाओ, थोड़ा चुप हो जाओ। डांट सुने बिना मन नहीं लगता है क्या आप लोगों का? ये है, ये बनाओ। फिर से क्यूब बनाओ, पेरीफेरी के अलोंग वायर निकालो। ये जो ग्रीन से दिखाया है ना, इसको छोड़ के सब डॉट डॉट कर दो। पहले डॉटेड क्यूब ही बनाना। मेरा क्या जा रहा है? What do I have to lose in this? सर आपका ब्लैक पेन है? गौरव ठीक किया, आगे बढ़ो इससे। यही लॉजिक है, ये फिगर आउट कर लिए तो हो गया सवाल। मल्टीपल वायर्स ऐड करो। जैसे पिछले क्वेश्चन में वायर्स ऐड करके दो अलग अलग परपेंडिकुलर लूप बनाया था, इस बार और वायर्स ऐड करके 3 लूप्स बनाओ। ये कंस्ट्रक्शन करना है आपको। अब कितना परपेंडिकुलर प्लेन्स दिखाई दे रहा है? इन तीनों का मैग्नेटिक मोमेंट क्या परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में होगा? यही एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन आप समझ पा रहे हो, तो यही सब AITS में पूछते हैं। जो अच्छे वाले बच्चे हो, यही सब क्वेश्चन करके मार्क निकाल ले जाते हैं। आप लोग की बात थोड़ी कर रहा हूँ। अच्छे वाले बच्चों के लक्षण अलग होते हैं। एग्जैक्टली। गुस्सा मत दिखाओ, रुपसा।
कितना आ गया आयशिकी? सर वो 3 डायरेक्शन में आ रहा है तो वेक्टर्स वाला लॉजिक यूज करो, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, तो रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, वो करो तो √3 इंटू आई ए स्क्वायर आना चाहिए। उस ऊपर वाले लूप की वजह से m का डायरेक्शन किधर होगा? नीचे, तो ये हो जाएगा m1। दूसरे वाले की वजह से कहाँ होगा? लेफ्ट में, m2। हम लोग जब दिख रहे हैं तब तो दिख रहे हैं क्रॉस अरे उसका भी वही बीमारी है, इसके टेक्नीशियन को बुलाया, वो अपने मर्जी से आएगा। सर दो का निकाल के थर्ड वाले के साथ वैसे भी कर सकते हो, बट फिर एंगल 90 थोड़ी रहेगा, क्योंकि इनका रिजल्टेंट इधर आएगा, उसका रिजल्टेंट अंदर होगा। इन दोनों का अगर ले लें तो क्रॉस वाले के साथ फिर भी परपेंडिकुलर है। हाँ 90 डिग्री होगा। हाँ m1 का वैल्यू कितना लिख सकते हैं? आई ए स्क्वायर, ये भी आई ए स्क्वायर, और ये भी कितना होगा? आई ए स्क्वायर। आप चाहिए तो 3 डायरेक्शन से एज्यूम कर लो ताकि आप आई कैप जे कैप यूज कर पाओ। ये बताओ, ये डायरेक्शन से एक्स वाई और जेड, इसको यूज करके मैं वेक्टर्स यूज करना चाह रहा हूँ, कैप लगाना चाह रहा हूँ। किधर में आई कैप, किधर में जे कैप, किधर में के कैप। ये कौन सा डायरेक्शन होगा? नीचे है तो माइनस जे कैप, ये लेफ्ट में है तो माइनस आई कैप, और ये अंदर की तरफ है तो माइनस के कैप। तो m वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में क्या मैं लिख सकता हूं? वेक्टर सम ऑफ m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 की ही जगह पे क्या लिख सकते हैं? आई ए स्क्वायर इंटू माइनस जे प्लस आई ए स्क्वायर इंटू m2 किधर है? माइनस आई प्लस आई ए स्क्वायर इंटू माइनस के। और अगर वेक्टर फॉर्म में m है आपके पास, तो इस m का मैग्नीट्यूड कितना लिख सकते हो? तो देख लेना, आपसे मैग्नीट्यूड पूछा है या वेक्टर फॉर्म में पूछा है। क्लियर हुआ? नहीं भी हुआ तो हाँ बोल देने का ऐसा। टेस्ट नहीं ले रहा हूँ आज, टेस्ट नहीं ले रहा हूँ। हाँ सर, थैंक यू सर। एक अभी टेस्ट नहीं, अभी ये हो गया क्या? कैसे हो सकता है?
ऑप्शंस दो है मेरे पास, या तो जो टेस्ट पेपर बनाया मैं उसी को ग्रुप में डाल दूं, या फिर आपके एग्जाम में जिन क्वेश्चंस के आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है थ्योरी वाले वो सब दे दूं। दोनों दोनों ज्यादा मेहनत हो जाएगा यार। हो गया लिख के ये, इसके आगे सुनो। डाइपोल मोमेंट का एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरा कर दो तो। आगे सुनो, फिर कुछ लिखना नहीं है। अब नेक्स्ट में आपको फोर्स पढ़ना है, टॉर्क पढ़ना है और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे यहां से, बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं। सबसे पहला बात मैंने ये बोला था, प्लीज चुप हो जाओ। करंट कैरिंग कॉइल को ही क्या डाइपोल बोलते हैं? जब तक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कॉइल या डाइपोल है, नेट फोर्स उस पर कितना होगा? जीरो। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो जाएगा तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो करंट कैरिंग कॉइल या डाइपोल पे नेट फोर्स जीरो कब होगा? जब वो कैसी फील्ड में रखा जाए? यूनिफॉर्म फील्ड पे, ठीक है। अच्छा, यूनिफॉर्म फील्ड में नेट फोर्स तो पक्का जीरो होगा। टॉर्क जीरो हो भी सकता है, नहीं भी जीरो हो सकता है, वो ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा। आया बात समझ में? तो टॉर्क जो करंट कैरिंग कॉइल या डाइपोल पे लगेगा यूनिफॉर्म फील्ड में, उसका फॉर्मूला है m क्रॉस b। टॉर्क क्या वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सियल वेक्टर भी है, तो वो क्रॉस प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट होगा। किसका किसका क्रॉस प्रोडक्ट है टॉर्क? ये m क्या था? डाइपोल मोमेंट, और b क्या था? मैग्नेटिक फील्ड। तो m क्रॉस b को ही ओपन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? mb साइन थीटा। m की जगह पे और क्या लिख सकते हो? NIA। तो m की जगह पे लिखा NIA, और पहले से क्या था हमारे पास? b साइन थीटा। तो इसी को घुमा के बिना साइन थीटा टॉर्क का फॉर्मूला याद रखना है आपको। आया समझ में? ठीक है। तो NIAB साइन थीटा, ये किसका फॉर्मूला है? टॉर्क का। थीटा यदि जीरो हो जाए तो टॉर्क कितना होगा? जीरो। थीटा 180 हो गया तब भी टॉर्क कितना होगा? जीरो। थीटा 90 हुआ तो टॉर्क कैसा होगा? मैक्सिमम। तो नेट फोर्स डाइपोल पे यूनिफॉर्म फील्ड में कितना? जीरो। टॉर्क का वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला क्या है? m क्रॉस b। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला mb साइन थीटा। थीटा किन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है? m और b। m का डायरेक्शन कैसे निकालते थे?
करंट के अलोंग उंगलियां घुमा के थंब का डायरेक्शन देख लेंगे। अब टॉर्क यदि लग रहा है तो उसको रोटेट करवाने में, ऐसा डाइपोल को बोलेंगे घूम जा तो वो घूम जाएगा क्या? नहीं, उसको घुमाने में वर्क करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? उसको घुमाने में हम जो वर्क करेंगे वो रोटेशनल वर्क होगा, टॉर्क के थ्रू करेंगे। तो डाइपोल को घुमाने में हमने जो वर्क किया वो डाइपोल के अंदर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कौन सा एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। तो डाइपोल को घुमाने में जो भी वर्क हमने किया इट्स गेट स्टोर्ड किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। पोटेंशियल एनर्जी कैसा क्वांटिटी है? स्केलर की वेक्टर? एनर्जी स्केलर है, तो अब वो डॉट प्रोडक्ट से आएगा। किसका किसका डॉट प्रोडक्ट? अगेन एम और बी। एम बी का क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है? टॉर्क। और माइनस एम बी इसका नेगेटिव डॉट प्रोडक्ट क्या देता है हमें? पोटेंशियल एनर्जी। डेरिवेशन पार्ट 2 में करवाऊंगा मैं, ठीक है? तो ऐसा ही तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़े हो, वहां पे P क्रॉस E पढ़ते हो, यहाँ पे M क्रॉस B, वहां पे माइनस P डॉट E पढ़ते हो, यहाँ पे क्या हो जाता है? माइनस M डॉट B। ये डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो माइनस एम बी कॉस थीटा लिखा जाएगा। M को और क्या लिख सकते हैं हम लोग? NIA इंटू B इंटू कॉस थीटा, ठीक है? θ1 एंगल से θ2 एंगल में रोटेट करना है तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा mb इंटू कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, जस्ट लाइक द डाइपोल। वहां पे भी वर्क डन इन रोटेशन फ्रॉम θ1 टू θ2 क्या लिखवाया था? P इंटू E इंटू कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। यहां पे यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा? mb इंटू कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ठीक है? ये फ्लक्स के फॉर्म में फॉर्मूला है, अभी उस पर नहीं जाना चाहता हूं, क्वेश्चंस भी इस पे कम होते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल को इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करते थे, क्या वो SHM करता था? T is equal to 2 फॉर्मूला पढ़ाया था। मैग्नेटिक डाइपोल के साथ भी सेम होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसको रोटेट करवाएंगे तो वो क्या एग्जीक्यूट करेगा? SHM करेगा। उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा? T is equal to 2 अंडर रूट में I अपॉन MB। इलेक्ट्रिक डाइपोल में यही फॉर्मूला टाइम पीरियड का क्या था? I अपॉन P इंटू E। आ रहा है समझ में? वहां पे I कैसे निकालते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल में? MR स्क्वायर यूज करते थे क्या? सेंटर से इस वाले का MR स्क्वायर और इस वाले का MR स्क्वायर। यहां पे जो आपका डाइपोल है वो बार मैग्नेट जैसा होगा। आ रहा है समझ में? तो बार मैग्नेट के लिए, बार मैग्नेट अगर सेंटर के अबाउट रोटेट करेगा तो ml स्क्वायर बाय 12 या ml स्क्वायर बाय 3? बीच में 12, यही बोल के पढ़ाया था मैंने। तो बीच से अगर रोटेट करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला डाइपोल्स के लिए क्या यूज करोगे? ml स्क्वायर बाय 12। आ रहा है समझ में कैसे कैसे चेंजेस है? m कैसे निकालेंगे? NIA करके। तो ये रहा टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो क्या क्या बोला अभी फिर से सुनो। यूनिफॉर्म फील्ड में नेट फोर्स कितना? 0 ऑलवेज। आ रहा है समझ में? टॉर्क 0 हो भी सकता है, नहीं भी 0 हो सकता है, किस पे डिपेंड करेगा? ओरिएंटेशन पे, ठीक है? तो नेट फोर्स 0 है यूनिफॉर्म फील्ड में, और टॉर्क का वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला क्या है? m क्रॉस b, मैग्नीट्यूड mb साइन थीटा। m को और खोल के क्या लिख सकते हैं? बिना साइन थीटा, ठीक है? इसको घुमाने में जो वर्क करेंगे वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। पोटेंशियल एनर्जी का ये डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या फॉर्मूला है? माइनस m डॉट b। मैग्नीट्यूड के लिए क्या यूज करोगे? माइनस भी जरूरी है, माइनस mb कॉस थीटा। तो थीटा एंगल पे पोटेंशियल एनर्जी पूछेंगे तो क्या यूज करोगे? माइनस mb कॉस थीटा। थीटा एंगल पे टॉर्क पूछेंगे तो mb साइन थीटा। θ1 से θ2 रोटेशन करना है तो आपका फॉर्मूला क्या होता है? u1 माइनस u2 होता है। आ रहा है समझ में? और वही फॉर्मूले को ओपन करके क्या लिख सकते हैं? mb इंटू कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। और जब स्टेबल इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस करवाएंगे तो वो क्या एग्जीक्यूट कर देगा? SHM। उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट I बाय MB। I के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? MR स्क्वायर नहीं यूज करना है, MR स्क्वायर इलेक्ट्रिक डाइपोल में है। रॉड बीच में से रोटेट करता है, गया। रॉड बीच में से जब रोटेट करता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या फॉर्मूला यूज करते हैं?
ml²/12। तो मैग्नेटिज्म में I का वैल्यू ml²/12 यूज करोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 × mr² यूज करोगे। आ रहा है बात समझ में? m NiA से निकालोगे, B गिवन होगा। लिख लो इतनी बातें। क्या छूट गया उसमें से? उससे अच्छा तो नोट्स में लिखवाया है। उसमें सिर्फ थ्योरी ही है, उसमें क्वेश्चंस नहीं है मेरे पास, वही चाहिए। बट आपके स्कूल में तो डेरिवेशंस वगैरह पूछेंगे। ओ, रिवीजन के लिए। कौन कौन से चैप्टर का चाहिए? कैपेसिटेंस का आई थिंक पूरा नहीं है। अच्छा, अरे क्या लेन देन कर रहे हो, लिख लो पहले शांति से। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का डेरिवेशन पूछेंगे, बीच में हल्का सा डी डिस्टेंस का डाइलेक्ट्रिक भर दिया उसका डेरिवेशन पूछेंगे, एनर्जी स्टोर्ड का डेरिवेशन पूछेंगे, और फिर वो जो पैरेलल में कनेक्शन होता है उसके 3 केसेस का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो डेरिवेशन उसके कैपेसिटेंस का, डाइलेक्ट्रिक फील्ड वाले का, कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक फील्ड वाले का भी डेरिवेशन होता है, पार्टली फील्ड वाले का भी होता है। पार्टली फील्ड ज्यादा पूछते हैं, ठीक है, तो ये डेरिवेशंस देख लेना। और एक एनर्जी स्टोर्ड का डेरिवेशन चाहिए तो कहीं पीछे लिख भी लो। और वो कनेक्शन ऑफ अ कैपेसिटर इन पैरेलल विद अनदर कैपेसिटर, उस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे पूरे 5 नंबर वाले। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम किधर होता है, स्टेबल में कि अनस्टेबल में? पोटेंशियल एनर्जी कम करने के लिए वो टॉर्च, हाँ पोटेंशियल एनर्जी कम करने के लिए वो टॉर्च है। हाँ, टॉर्क लगता ही है ताकि उसको मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाले ओरिएंटेशन में ले आए। इसके बाद बस मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर बचता है, फिर ये चैप्टर खत्म। इसी महीने में शुरू हुआ था मैग्नेट या पिछले वाले में? इसी में, ठीक है फिर तो। अभी ऐसा एक और चैप्टर है इसी का भाई, रे ऑप्टिक्स, उसमें भी महीना जाएगा। वो भी बड़ा है। वो इससे भी बड़ा है। उसमें तो जी में बहुत क्वेश्चन आ रहा है। सर वेव ऑप्टिक्स छोटा है। हाँ, वेव ऑप्टिक्स छोटा है बस, बट उसके क्वेश्चंस बहुत कॉन्सेप्चुअल होते हैं। उसमें से जी में बहुत क्वेश्चन जेई में हाई प्रायोरिटी का टॉपिक्स 12th वाले ही हैं सब। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो पक्का पढ़ के जाना, पूरा पेपर ऐसा भी लग सकता है कि यार ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही पूछ दिया है बस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और स्टार्ट विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स EMW तक, पहला 8 चैप्टर। थर्मोडायनामिक्स कैसा वेटेज होता है?
11th में अच्छा खासा वेटेज वहां से होता है, क्या कहते हैं, मैकेनिक्स से पूरा। हीट से भी होता है बट मैकेनिक्स का वेटेज ज्यादा हो जाता है। हीट से बेटर है आप एसएचएम और वेव्स करके जाओ। फ्लूइड्स का उतना वेटेज नहीं है। फ्लूइड जिस हिसाब से टॉपिक बड़ा है उस हिसाब से उसका वेटेज नहीं है। वेव्स और एसएचएम, वेव्स स्पेशली 11th वाला कर लेना, वो किसी और टॉपिक से रिलेट नहीं होता है तो उसके क्वेश्चन अलग होते हैं, वो सॉल्वेबल भी हैं। वेव नहीं वाला लिखो बाबा, लिखो जल्दी। बाबा पापा को बोलते हैं क्या बंगाली में? हम लोग के तो बाबा मतलब ज्ञानी आदमी, तो दादा भी हो सकता है, बाबू भी हो सकता है। दादा बड़े भाई को बोलते हैं, राइट? मराठी में उल्टा है। हाँ, छोटे भाई का टपली मार के बुलाते हैं, इधर आ। छोटे भाई का इज्जत थोड़ी है। लिख लिया यहाँ तक? मैं भी छोटा ही हूँ। नहीं, मैं मेरे भाई से दूर था तो टपली नहीं खाया आपने। इसके नीचे एक पॉइंट लिखो, यहाँ तक लिख लिए हो तो। इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, in non-uniform field, in non-uniform field, both torque as well as net force, in non-uniform field, both torque as well as net force act on the dipole. ये लिखो, ये फोर्स का फॉर्मूला है, बीच में डॉट भी लगा लीजिएगा। इसमें एक चीज गड़बड़ लिखा हुआ है, बताओ कहाँ पे? ऑब्वियसली माइनस तो आएगा ही, माइनस में गड़बड़ी नहीं है।
F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स या डी यू बाई डी आर कब लिख पाते हैं? सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। मैग्नेटिक फोर्स के बारे में क्या बोला था हम लोग कि वो ऑलवेज 90 पे ही लगता है, तो हम उसको क्लासीफाई ही नहीं कर पाते कि वो कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। आ रहा है समझ में? उसका वर्क डन ऑलवेज ही 0 हो जाता है। अब सिंस मैग्नेटिक फोर्स कंजर्वेटिव है नहीं है हमें नहीं पता, फिर भी हम ये यूज करते हैं, ये गड़बड़ है। बट बुक में ऐसे ही लिखा है, आपको ऐसे ही रटना है। ऐसे मतलब कैसे प्रूव कर दिया, साइंटिस्ट ने कैसे प्रूव कर दिया? वो ऐसे ही जो ये 3 स्टेप यूज किया है ना, इसी से किया है। F इज कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर होता है। U इज इक्वल टू हमने क्या माइनस m डॉट b पढ़ा है। m कांस्टेंट होगा, b वेरी करेगा नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में, तो वो डेरिवेटिव आप b के साथ लगा दो बस। सिंपल मैनिपुलेशन है डेरिवेटिव्स का बस। ऐसा कुछ मतलब एक्सपेरिमेंटली वो ट्राई भी नहीं किया? एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में नेट फोर्स भी लगेगा, टॉर्क भी लगेगा। तो अब उसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करना है तो हम ऐसे करते हैं। इस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस आप जेई मेंस में ही एक्सपेक्ट करोगे, नीट वगैरह में नहीं पूछते यहां से। ये बन गया, लिख लिए? चलो अब क्वेश्चंस लिखो। ग्रुप में डलवा दूंगा। अब तो चालू हो गया। It's a control system. लिखो। A circular coil, क्वेश्चन है, a circular coil of radius 4 centimeter, 2020 turns. A circular coil of radius 4 centimeter, 2020 turns carries a current of 3 ampere. Carries a current of 3 ampere. It is placed in a magnetic field. It is placed in a magnetic field of intensity 0.5 Weber per meter square. It is placed in a magnetic field of intensity 0.5 Weber per meter square such that plane of the coil is perpendicular to the field. Such that plane of the coil is perpendicular to the field. Find 1, 2, 3. फर्स्ट में डाइपोल मोमेंट निकाल दो। सेकेंड में उस पर टॉर्क कितना लग रहा है वो बता दो। थर्ड में आप उसका पोटेंशियल एनर्जी बता दो। एम का फॉर्मूला NIA यूज करो। पाई का भी वैल्यू रख दो।
जो रेडियस है उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे आप। बस इतना ही, और कुछ 10 में नहीं, पावर वार। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा डाइपोल मोमेंट का? एम्पीयर मीटर। अरे सुनाई नहीं दिया, थोड़ा तेज बोलो। खाली बातें तेज होती है कि वो यहां तक सुनाई देते हैं, बाकी कुछ आवाज नहीं आ रही। अच्छा, इस चैप्टर में एम्पियर पर मीटर भी एक क्वांटिटी है, एम्पियर मीटर भी एक क्वांटिटी है, एम्पियर मीटर स्क्वायर भी एक क्वांटिटी है। और कॉमन क्वेश्चन यही होता है कि किसका क्या यूनिट है। तो ये तो हुआ एम। टॉर्क के लिए क्या फॉर्मूला? एम क्रॉस बी था। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला एम बी साइन थीटा था क्या? बिना साइन थीटा। थीटा कितना है? वाह, हो गया। ड्रॉ करो। ये अगर कॉइल है गधों, ये अगर कॉइल है, मान लो क्लॉकवाइज करंट लेके जा रहा है, तो जो फील्ड है इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। आ रहा है समझ में? ये इसका प्लेन है टीवी के स्क्रीन में, जो फील्ड है वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो बी का डायरेक्शन कहां है? अंदर। और इसके लिए एम का भी डायरेक्शन कहां है? अब ये बताओ, एम और बी के बीच में व्हाट इज थीटा? तो टॉर्क कितना होगा? 0। नहीं, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है आपका कॉइल, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। पोटेंशियल एनर्जी में कॉस आता है, कॉस 0 तो 1 होगा ना। मैक्सिमम नहीं, मिनिमम। ये कैलकुलेशन करो। एनआई ये तो वहां पे निकाल ही लिया है, बी से मल्टीप्लाई कर दो बस। नेगेटिव में कितना? 1 पॉइंट। इसका यूनिट आप लोग जे फॉर जीनियस हो। नहीं, ये साइड में कहीं बना लेना। भगवान देख रहा है, मैं नहीं बोलूंगा कुछ, क्योंकि आपको डांट के मैं अपनी शाम खराब तो नहीं करूंगा, है ना। आप लोगों को तो आदत है कि हाँ हाँ एक कान से भी नहीं सुनेंगे, अब बोलते रहो, है ना। लिखो, हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी कहां से लास्ट भाई? A small coil of capital N turns, a small coil of capital N turns has an effective area capital A. A small coil of capital N turns has an effective area capital A and carries current capital I.
and carries current capital I. It is suspended in a horizontal magnetic field B. It is suspended in a horizontal magnetic field the work done in rotating it by 180 degree about its vertical axis is question mark. अच्छा, ये बोला है कि वर्क डन इन रोटेटिंग बाय 180 डिग्री, इसका मतलब है 0 से 180 लेके जाना है। या तो वो बोल देंगे 30 से 60 रोटेशन में वर्क बताओ, और डायरेक्टली एंगल अगर दे रहे कि 90 डिग्री से रोटेट करवाने में वर्क क्या, तो आप 0 से 90 लेके चलोगे। यूज करिए फॉर्मूला। अमरते चुप हो जाओ ना, जाते जाते सुनना चाहते हो क्या कुछ? गंदा गंदा बातें बोल रहे हैं। किसके पापा मम्मी को रोकना है बताओ? हम्म फॉर्मूला यही है, एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। यही थीटा 1 का वैल्यू आपको कितना लेना है? एम की जगह पे एन आई ए यूज कर लो। कॉस 0 कितना होता है? 1, और कॉस 180 2 बिना होता है। नहीं नहीं, अभी आज के लिए इतना काफी नहीं, अभी अभी करोगे। बोलते रहो। वैसे भी तो डेली एग्जाम लिखो। A circular coil, a circular coil, मैं भी बोलता हूँ चुप हो जाओ चुप हो जाओ, तो आप लोग भी वही करते हो, है ना? A circular coil of 20 turns and radius 10 centimeter, 20 turns and radius 10 centimeter is placed in uniform field of 0.1 Tesla. 1 Tesla is placed in uniform field of 0.1 Tesla normal to the plane of the coil. Normal to the plane of the coil. If current in the coil is 5 ampere, if current in the coil is 5 ampere, if current in the coil is 5 ampere, then find ऐसे कैसे?
ये 4 करो जाओ, यही लास्ट क्वेश्चन है। क्या चीज? वर्क डन इन रोटेशन 0 से 30। नॉर्मल टू द प्लेन क्या पिछले क्वेश्चन जैसा ही हो गया? फर्स्ट कितना आया एम? सिर्फ 3.14, आगे पीछे कुछ नहीं। अच्छा सिर्फ पाई आया, सिर्फ पाई आया। यही ऊपर वाले m को इंटू बी इंटू साइन 30 कर दो। तो बॉय फील्ड कितना था? 0.1 टेस्ला। अच्छा आंसर कितना? 0. अच्छा π/2। ठीक है। और टॉर्क का यूनिट क्या उसको भी जूल लिख सकते हैं? क्यों? एनर्जी नहीं है इसलिए। टॉर्क एनर्जी नहीं है तो क्या है फिर? टॉर्क अगर एनर्जी नहीं है तो क्या है फिर? कौन सा इफेक्ट? जब इतना जानते हो तो पढ़ते पढ़ते क्यों नहीं हो? इसका वैल्यू बताएं कितना आया? यूनिट अनिमिता कितना आया?
अरे सॉल्व कर दो कोई दोबारा। यही आ रहा है, आज इतना ही जाओ।